उपसर्ग के बारे में आपने 5th क्लास में उपसर्ग पढ़े थे? पहले मुझे ये बताइए, 5th क्लास में उपसर्ग थे? मुझे आप 5th क्लास में उपसर्ग पढ़े थे? हाँ बेटा, एक मिनट। तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग का हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? क्लास में 5th में पढ़े होंगे, 100% पढ़े होंगे, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में निकुंज में भी होगा और आपकी ग्रामर बुक में भी उपसर्ग होंगे, तो आपने पढ़े होंगे। उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये बताइए। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग। हाँ बोलो। जो शब्दांत किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हाँ, जो किसी भी शब्द में प्रारंभ में गुड। हाँ बोलो। उदाहरण एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ, पहले बोलने दो तो। मान हाँ, के आगे हम अप लगा देते तो अपमान, हाँ, मतलब भी यानी चेंज। हाँ, जैसे मतलब जो भी शब्द के आगे हम शब्द, मतलब किसी भी शब्द के आगे जब उपसर्ग लगाते हैं तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अच्छा, प्रत्यय इसका क्या होता है? इसका विपरीत होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगाकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता था? मैम है ना, मेरे आपने है ना टॉपिक में बोला शब्द निर्माण उपसर्ग, लेकिन मैम मेरा चैप्टर मेरे बुक में शब्द रचना उपसर्ग है। हाँ, कोई बात नहीं। शब्द निर्माण उपसर्ग, शब्द रचना उपसर्ग, निर्माण करना या रचना करना बात एक ही होती है। रचना जो होती है वो कविता की होती है, निर्माण किसी भवन का निर्माण, लेकिन बनाना होता है। निर्माण रचना करना, एक सुंदर रचना यानी किसी चीज को बनाना, और निर्माण करना वो भी किसी चीज को बनाना होता है। तो सेम बात है, टॉपिक सेम है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अगर आप लोग ये कह बोलते हो कि वंदना मैम हिंदी पढ़ाते हैं, तब भी मैं ही पढ़ाती हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हो कि सविता मैम हिंदी पढ़ाते हैं, तब भी मैं ही पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वंदना हूँ और मैं ही, मेरी सरनेम सविता है। तो आप दोनों तरीके से अगर बोलेंगे तो एक ही बात होगी, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अगर इस बीच में किसी और का नाम, टीचर का नाम सविता है, तो उसकी सरनेम कुछ चेंज होगी। तो इसलिए अगर निर्माण है और रचना है तो बात एक ही है, क्योंकि उसका जो टॉपिक है मेन वो उपसर्ग है। ठीक है। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूज मत होना कि किसी की बुक में शब्द निर्माण लिखा है या किसी की बुक में शब्द रचना लिखा है, लेकिन लास्ट में उपसर्ग है। क्लियर? यस मैम। अब देखो, Yes, अब ma'am. हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग हैं, कौन से हिंदी के उपसर्ग हैं, कौन से उर्दू के उपसर्ग हैं। ये सारे पढ़ने के बाद फिर हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले जो है, हम संस्कृत के उपसर्ग हैं। एक मिनट। हाँ, देखो, आपकी बुक में है उपवन, सुपुत्र और चौराहा। इन शब्दों की रचना वन, पुत्र और राहा से पहले उप, सु, चौ शब्दों शब्दांश लगाने से हुई है। वन, पुत्र और राहा ये मूल शब्द हैं, और इनके आगे उप, सु, चौ ऐसे शब्द उपसर्ग हैं, जो लगाकर उपवन, सुपुत्र, चौराहा ऐसे शब्द बने हैं। हिंदी में सबसे पहले आएगा जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं, जो शब्द प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते
है, यानी उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? हाँ, यस मैम। फिर आता है हिंदी। हाँ स्नेहा बोलो आप। मैम आप जो उपसर्ग के बारे में बोले मुझे समझ में नहीं आया। उपसर्ग के बारे में जो बोले वो समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं जो बोली वो समझ नहीं आया आपको? नो मैम। जो किसी भी शब्दांश से पहले जो शब्द जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ है, बन है, पुत्र है, रहा है, तो बन के आगे उप लगा हुआ है तो उपवन हो गया। पुत्र के आगे सु लगा हुआ है तो सुपुत्र हो गया। पुत्र के आगे कु लगाओ तो कुपुत्र हो जाएगा। तो कु है, सु है, उप है, ये शब्दों के आगे लगाकर अर्थ में परिवर्तन हुआ। बन क्या है? बन यानी जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों वही तो वन होता है, लेकिन उपवन वन का छोटा रूप है ना। पुत्र है, पुत्र मीन्स बेटा, लेकिन अगर हमने सु लगाया तो सुपुत्र हो गया। और सुपुत्र का मतलब सु मीन्स क्या होता है? अच्छा। अच्छा, तो वो सुपुत्र हो गया यानी अच्छा पुत्र हो गया। इसी बीच में हमने कु लगा दिया तो हो गया कुपुत्र। तो कु का मतलब क्या होता है? बुरा। तो जो मूल शब्द है उनके आगे जो शब्द लगाए जाते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में जो शब्द लगाकर अर्थ में परिवर्तन लाते उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो, आता है हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा उपसर्ग रूप में प्रयोग करने वाले संस्कृत के अन्य अव्यय। तो संस्कृत के उपसर्ग जैसे अति, अति का मतलब होता है अधिक, है ना। तो अति, फिर रिक्त, रिक्त मीन्स क्या होता है? रिक्त स्थान भरिए, रिक्त यानी खाली जगह। मैम खाली। और उसके आगे अति लगा दो तो अतिरिक्त यानी बहुत अधिक खाली स्थान। अतिरिक्त जगह, अतिरिक्त खाली स्थान। निकट यानी पास, अति निकट यानी बहुत अधिक पास। अत्यंत, अत्याचार, एक चार होता है। हम सब में आचार होना चाहिए, लेकिन अत लगाकर अत्याचार हो गया, यानी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना तो अत्याचार हो गया। अधि, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। तो कार में अधि लगाया तो अधिकार। कृत, कृत में अधि लगाया तो अधिकृत। पति, पति में अधिक लगाया तो अधिपति। अधिपत्र यानी इस तरीके से उपसर्ग लगाकर शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अनु प्लस, अनु का मतलब होता है पीछे या समान, तो हम कहते हैं अनुसार, अनुचर, अनुरूप, अनुकूल। वातावरण, वातावरण अति अनुकूल है। अनुकूल का मतलब जो हमारे समान है उसको अनुकूल बोलेंगे। और प्रतिकूल क्या होता है? उसका विपरीत। अनुकूल का मतलब क्या होता है बेटा? मैम कैन यू रिपीट? अनुकूल का मतलब क्या होता है? जो गिना नहीं सकता, गिन नहीं, भाई जो हमारे लिए बराबर है वो अनुकूल है, और जो हमारे बराबर नहीं है वो प्रतिकूल है। जैसे किसी को सर्दी में बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो वातावरण उसके प्रतिकूल हुआ। और किसी के लिए, जैसे कि फरवरी का महीना,
तो वो सभी लोगों के लिए अनुकूल होता है, ना सर्दी ज्यादा होती है ना गर्मी होती है। फरवरी मार्च का जो समय होता है, जो मौसम होता है, वो सभी लोगों के अनुकूल होता है। जैसे अभी अभी बहुत अधिक गर्मी है, तो वो हर किसी के अनुकूल मौसम है। यस मैम। हर किसी के अनुकूल नहीं है। अनुकूल मतलब हमारे लिए जो सूट करता हो वो अनुकूल होगा, और जो चीज सूट ना करती हो वो प्रतिकूल हो जाएगा। अब जैसे अप है, तो अप मान एक मतलब मान जो है वो मूल शब्द है, और उसमें अप लगा दिया तो क्या हो गया? अपमान। अपमान, यानी किसी की जो है अपमान इंसल्ट करना, insult। है ना। यश, यश यानी किसी की प्रतिष्ठा, किसी का बहुत ज्यादा सब जगह सम्मान होना, यश फैलना, और उसमें अप लगा दिया तो अपयश हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। यस मैम। व्यय, व्यय मीन्स होता है खर्चा करना, व्यय करना, और उसमें अप लगा दिया तो अपव्यय हो गया, यानी गलत तरीके से खर्चा करना, फिजूल खर्ची करना, अपव्यय। अब शब्द है, शब्द जैसे जो हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमसे बोल रहे हैं, वो शब्द है। इसमें अप लगा दिया तो अपशब्द हो जाएगा, यानी गलत तरीके से गलत वर्ड यूज करना अपशब्द, अपशब्द कहलाएगा। हम बोलते हैं ना, आप लोग मतलब कभी झगड़ा होता है, कभी कुछ होता है किसी के साथ, तो कहते हैं ना अपशब्द मत बोलो, यानी बुरे शब्द मत बोलो, गलत तरीके से मत बोलो। इंग्लिश में बैड वर्ड मत यूज करो, है। तो इस तरीके से अनुरूप, अनुसार, और अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, आपकी जगह उप लगाओ तो उपकार हो जाएगा। हम किसी के ऊपर कोई मतलब किसी की कोई मदद करते हैं तो वो उपकार हो जाएगा, और यहाँ पे अप लगा हुआ है तो अपकार हो गया, यानी कोई तुम्हारी बात को ना माने, तुमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है। अभी अभी की अभी अभी उपसर्ग है, उसका मतलब होता है और, निकटता। तो आप लिख सकते हैं अभिमुख, अभिराम, अभिषेक, अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब क्या होता है बेटा? अब जैसे प्राय लिखा है, तो प्राय का क्या मतलब है? पराया। प्रायः, हमेशा, अभिप्राय यानी निकटता के साथ, और उस ओर हमारा अभिप्राय है, यानी हमारा कहने का मतलब ये है, उस ओर ले जाना। अभिप्राय यानी किसी की ओर ले जाना, निकटता की ओर ले जाना है, किसी ओर ले जाना, तो उसको अभिप्राय कहेंगे। अभिषेक यानी किसी राजा का अभिषेक हो तो राज अभिषेक, इसलिए उसमें अभिषेक का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, किसी का अभिषेक करना। तो इस तरीके से ये संस्कृत के शब्द हैं। अब जैसे अब है, अब का मतलब होता है बुरा, हीनता, नीचे। तो काश, लेकिन उसमें अब लगा दिया तो अवकाश। अवकाश। अवकाश का मतलब क्या होता है बेटा? छुट्टी। छुट्टी, है ना। यानी एक शब्द लगाने से पूरा अर्थ परिवर्तन हो गया। अब सर, 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 और फिर अब लगा दिया तो अवसर यानी मौका, है ना। तार, फेस्टिवल को भी अवसर बोलते हैं। हाँ, तार, शेष, शेष मानी बचा हुआ कुछ, और उसमें अब लगा दिया तो अवशेष। मैम अवशेष मीन्स और हाँ, कुछ। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा, उसको अवशेष बोल देंगे। आप लोगों को समझ आ रहा है? सब लोगों को पहले ये बताइए। यस मैम। अब देखो बच्चों, जैसे आ है, अब जैसे कि कार है, कार शब्द है लेकिन उसमें आ लगाया तो क्या हो गया? आकार। आकार, है ना। अब जैसे कार शब्द है, उसमें सा लगाया तो क्या हो गया? साकार। साकार।
साकार और आकार का मतलब आप समझते हो? मैम आकार मीन्स शेप। हाँ गुड, आकार मीन्स शेप। और भी नहीं हो। साकार का मतलब जिसका कोई आकार न हो। साकार यानी है तो, जैसे लेकिन हमें दिखाई ना दे रहा हो, साकार रूप। आकार यानी एक उसका, जैसे कि भगवान है तो भगवान है दुनिया में, ये हम मानते हैं, लेकिन साकार रूप उनका हम अपने अपने हिसाब से बना रखा है ना। किसी ने जो है भगवान को गदा लिए हुए बना रखा है ना। तो उनका साकार रूप सबने अपने अपने तरीके से बना रखा है, तो वो है साकार। अब जैसे जीवन, जीवन तो जो हमारी जिंदगी है जीवन है, लेकिन आ लगा के क्या हो जाएगा? आजीवन। आजीवन है ना। जैसे इसमें आ का मतलब तक और विपरीत दो शब्द से दिया गया है। तो यहाँ पे जीवन यानी एक जीवन, आजीवन यानी पूरे संपूर्ण जीवन। तभी तो कभी कभी आपने लिखा होगा कि आजीवन हम देश की, उन्होंने आजीवन देश की सेवा की। आजीवन यानी जितना भी जो भी समय था पूरा उन्होंने अपने देश की सेवा की। अब जैसे कि गमन, गमन मीन्स जाना, और आगमन आना। आना। बुलावा। आना आना बेटा, गमन मीन्स जाना और आगमन मीन्स आना। विपरीत शब्द है, विपरीत शब्द में इनको प्रयोग किया जाता है। घात, फिर आघात। घात यानी किसी के लिए हानि पहुंचाना, घात करना, किसी का विश्वास तोड़ना। आघात का मतलब भी यही हुआ कि मतलब बहुत अधिक उसके लिए आघात पहुंचा, बहुत अधिक दुख हुआ। उत का मतलब होता है ऊपर या उत्कर्ष। तो उत्पन्न, उत्पाद, उन्नति, उत्थान। अब इसमें विपरीत शब्द, उत्थान का विपरीत क्या होगा? उप। आई? जैसे उन्नति का अवनति हो गया, वैसे उत्थान का उत्थान। उत्थान का मतलब ऊपर उठना, और नीचे गिरने के लिए क्या कहेंगे? निष्ठान। यानी किसी चीज का विकास हो रहा है फिर उसका विकास बंद हो गया तो विकासहीनता, विकासहीन, निष्क्रियता। हाँ, निष्क्रियता यानी जहाँ पर कोई क्रिया ही नहीं हो रही। फिर आता है उत। एक उत है, एक उद है। जैसे उद्गम, उद्गार, उद्घोष, उद्हार, ऐसे वर्ड आते हैं। दूर, दूर का मतलब बुरा। तो जैसे दशा, लेकिन फिर अगर हम कहते हैं कि अरे उनकी तो बहुत दुर्दशा हो गई, दुर्दशा का मतलब होता है बहुत ही खराब स्थिति। एक बल, और बल मीन्स कोई शक्तिशाली है, उसके आगे दुर लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? दुर्बल। दुर्बल है ना, यानी बहुत ही कमजोर। गंध मीन्स सुगंध, मतलब किसी भी तरीके की गंध आना, कोई भी तरीके की महक आना। लेकिन इसी बीच में हम कह दें दुर्गंध तो मैम मीन्स बैड स्मेल। हाँ, अगर इसमें सू लगा दे तो सुगंध। सुगंध। जन यानी, हाँ जन यानी हम लोग, मनुष्य, जन। लेकिन जब दुर लगा देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? जन। दुर्जन, जो बुरे लोग हैं। ठीक है, तो दुर शब्द का बुरे में प्रयोग किया जाता है। दुस शब्द का दुस, दुसास, दुसास, दुस्तर, दुसाध्य, दुस यानी जो द्वा है, जो दुर है वो गलत शब्दों में
यानी बुरे शब्दों में प्रयोग भी होता है। जैसे नेर है तो निषेध, यानी जैसे निर्दल। बेटा कौन बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर्ष शर्मा। दिशा आप बोल रही हो? मैम मैं बोल रहा हूँ मैम। नाम बन जाता है, जैसे आसन है उसके आगे दुष्ट लगा देंगे तो दुष्टासन नाम हो गया ना। हाँ गलत, मतलब जो खराब हो उसमें दुष्ट शब्द का प्रयोग हो जाएगा। नेर है, निस है, तो इन तरीके से जो है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं इन शब्दों के प्रयोग से। ये संस्कृत वाले हुए। इसके बाद अगले पीरियड में हम हिंदी वाले उपसर्ग और उर्दू वाले उपसर्ग इन सबको पढ़ेंगे। तो आप लोग आज जो है खाली आपके पास टेक्स्ट बुक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी भेजूंगी बच्चों उपसर्ग वाला, वो आप वीडियो देखना और टेक्स्ट बुक में जो भी उपसर्ग हैं वो आप पढ़ना। आज आपका इतना ही काम है। अभ्यास बेटा एक मिनट, अभ्यास तो जब हम चैप्टर पढ़ा लेंगे उसके बाद ही तो आप अभ्यास करोगे। जब बात को पूरा समझ लोगे तभी तो एक्सरसाइज समझ आएगी। आप पहले से पहले करोगे तो आपको समझ क्या आएगा। तो एक्सरसाइज जो है हम बाद में करेंगे, पहले हमारे लिए और बाकी उपसर्ग जो है वो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए पत्र भेजूंगी, वो पत्र अपनी नोटबुक में सभी बच्चे लिख लें और अच्छे से तैयारी भी कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए पत्र है, अपठित है और अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद में आपने इससे पहले पत्र नहीं भेजा था, कंप्रीहेंशन मतलब एक पैराग्राफ भेजा था। हाँ अनुच्छेद भेजा था मैंने। आज मैं आप लोगों के लिए पत्र भेज देने वाली हूँ। वो पत्र अपनी नोटबुक में लिखना, उसको तैयार करना। जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं प्लीज मेरी बात को सुनो ध्यान से। अपठित, पत्र, अनुच्छेद, ये 3 चीजें और उसके अलावा अब तक जितने चैप्टर पढ़ाए हैं वो, ये सभी आपके UT1 में आएंगे। ठीक है, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिस वर्कशीट आपको 1 बाय 1 जैसे जैसे आपके चैप्टर भी होते जाएंगे, आपके क्लास होंगे, आपका रिवीजन भी कराऊंगी और आपको हर रोज कोई ना कोई वर्कशीट भी भेजती रहूंगी। उसकी प्रैक्टिस वर्कशीट भी करना और अपना वर्क कंप्लीट करके क्लासरूम में डालिए, क्योंकि मुझे लिस्ट बनानी है और मैं उसी के अनुसार देखूंगी कि कौन क्या काम कर रहा है। बेशक आप लोग काम करते होंगे, नो डाउट, लेकिन आप अगर क्लासरूम में नहीं डालोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। इसलिए आप अपना काम क्लासरूम में डालें, ठीक है, जो भी चैप्टर हो गए हैं। हाँ मैम। और कुछ मैम और आपने बोला था जो अनुच्छेद लिखना है वो गूगल क्लासरूम पे नहीं डालना, आप क्लासेस जब चालू होंगी तब देखोगे। हाँ तो मैं जब तो देखूंगी, लेकिन गूगल क्लास में डाल देना ना। पिछला जो है वो तो गूगल क्लास में डालू। पिछले निकुंज के 3 चैप्टर हैं, ग्रामर का जो भी एक्सरसाइज कराइए वो डालो। ये वाली तो आपने अगर कंप्लीट कर लिया है सब लोगों ने तो डाल दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। जब वर्क कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ डालना ही है ना बेटा। और मुझे चेक करना है कि किसके कितने किन किन बच्चों का वर्क अब तक आ चुका है। ओके मैम। मैंने ग्रामर निकुंज के सारे चैप्टर भेज दिया। ग्रामर में ऐसा कर सकते हैं, मार्क एज डन, अगर हमने कर लिया हो तो। मैंने ग्रामर के भी सारे चैप्टर्स भेज दिए। हाँ 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 हाँ, क्या हर्ष, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बेटा। हम गूगल क्लासरूम में सबमिट करते हैं, हाँ तो जैसे मैंने मेरा